हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FMIAS। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल, जिसमें हम लोगों ने देखा था ऋग्वैदिक कालीन समाज, राजनीति और ऋग्वेद के बारे में। वहीं से आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और देखेंगे आज का लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटर वैदिक पीरियड हम लोग आज इसकी तुलना करके पढ़ेंगे, दोनों की, समाज और राजनीति और अर्थव्यवस्था की हमेशा हम लोग तुलना करके पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद काल में जो ऋग्वेद कालीन अर्थव्यवस्था थी वो छूट गई थी, तो आज हम लोग पहले ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था पढ़ लेते हैं, फिर उत्तर वैदिक काल हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्थिक जीवन। ऋग्वेदिक काल में पशुचारण आजीविका का मुख्य साधन था, यानी प्राइमरी सेक्टर था। प्राइमरी पशुचारण क्या था? दो चीजें होती है, एक पशुचारण और एक पशुपालन। पशुपालन वो अस्थाई जीवन के लिए होता है। अस्थाई जो लोग रहते हैं अस्थाई किसी एक जगह पे, वो पशुपालन करते हैं। और जो पशुचारण करते हैं वो समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से एक एक जगह से दूसरे जगह भटकना पड़ता था। तो पशुचारण ऋग्वेद काल में प्राइमरी सेक्टर था। गाय को गो कहा गया है ऋग्वेद में, और बैल व्यक्ति के प्रमुख संपत्ति होते थे। तो ऋग्वेद में गो का उल्लेख 176 बार किया गया है। फिर युद्ध का प्रमुख उद्देश्य पशुधन प्राप्त करना था। तो आपको हमने बताया था जो सबसे पहला आपको युद्ध मिला होगा, 10 राज युद्ध। 10 राज युद्ध, तो ये 10 राज युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था? तो एक राजा का नाम आता है सुदास, और 10 बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, 10 अन्य राजा हुआ करते थे, उनके बीच में ये युद्ध हुआ जिसमें सुदास की जीत हुई। ठीक है, और ये परुषणी नदी पे हुआ था, परुषणी। फिर देख लेते हैं इनका खान पीन। खान पान ऋग्वेद काल में एक अनाज यौ यानी जौ की चर्चा मिलती है। उत्तर वैदिक काल में गोधूम और ब्रीही की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो गोधूम गेहूं को कहा जाता था और ब्रीही चावल को। आइए देखते हैं नेक्स्ट। वेशभूषा और आभूषण, तो क्या पहनते थे? वासस जो होता था वो कमर से ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र था, वासस। फिर अधिवास, ये क्या था? ओढ़ने वाला वस्त्र। फिर निष्क, ये गले का वस्तु, यानी इसको आभूषण बोल सकते हैं, ये गले का वस्तु। फिर निवि, ये कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र था। फिर वाधुई, ये शादी के समय महिलाएं पहनती थी। फिर देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल। देखिए, ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC के बीच का टाइम पीरियड था ऋग्वैदिक काल, और 1000 BC से 600 BC का टाइम पीरियड है उत्तर वैदिक काल का। और यहाँ से महाजनपद काल की स्थापना हो जाएगी। यहाँ देखेंगे 16 बड़े बड़े महाजनपदों का उदय हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 3 वेद जो स्रोत हैं उनका वेद है यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, जो ये 3 वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये तीनों वेद उत्तर वैदिक काल में ही डिजाइन हुए थे। उत्तर वैदिक काल में ये तीनों वेद डिजाइन हुए। तो एक एक करके जान लेते हैं सबके बारे में। पहले यजुर्वेद। तो यजुर्वेद क्या है? इसमें यज्ञ संबंधी अनुष्ठान के बारे में जानकारी दी गई है। अथर्ववेद, इसमें जादू टोना और भारतीय औषधि शास्त्र की जानकारी इसमें मिलती है, औषधि शास्त्र। ठीक है, फिर सामवेद, ये वेद गायन से संबंधित है, गायन। तो आइए जान लेते हैं एक एक करके सबके बारे में। तो यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या था? यह कर्मकांडों का संकलन है। इसमें यज्ञ के विधि विधानों तथा तौर तरीकों की चर्चा की गई है, यानी यज्ञ कैसे कराया जाए, ये सारा इसमें यजुर्वेद में दिया गया है। फिर यजुर्वेद को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। तो ये 2 भागों में इनको डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स। फिर देख लेते हैं अथर्ववेद, यह आम लोगों के द्वारा रचित रचना मानी जाती है।
इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना तथा अंधविश्वास शामिल है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो अथर्ववेद से। इसकी शुरुआत अथर्ववेद से ही मानी जाती है। सामवेद, यह गायन से संबंधित रचना है जिसे यज्ञों के दौरान गीत के उद्देश्य से संकलित किया गया। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से ही मानी जाती है। क्वेश्चन अगर आ सकता है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो आंसर होगा सामवेद। क्योंकि आलाप गायन, आपने आलाप गायन सुना होगा, बहुत सारे सिंगर जो हैं अभी के डेट में जो ऊंचे स्वर में गाते हैं, इसलिए आलाप गायन तथा वाद्य यंत्र ये दोनों की चर्चा आपको सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो सामवेद में। फिर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ यह कर्म कांडों का संकलन है। हालांकि इसमें वैदिक जीवन के सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन के पक्षों पर भी प्रकाश डालता है। ये देख लेते हैं नेक्स्ट, अरण्यक। यह वेदों के रहस्य से जुड़े ग्रंथ, इसे ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद के बीच की कड़ी मानी जाती है। ये ब्राह्मण हो गया, ये उपनिषद हो गया, और इसी के बीच की कड़ी है ये अरण्यक। फिर देख लेते हैं उपनिषद। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ये दार्शनिक व्याख्या से संबंधित ग्रंथ हैं। उपनिषदों में कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का सार भी कहा जाता है। उपनिषद ने कई सारे भारतीय दार्शनिक जो हुए वो इन्हीं उपनिषद से प्रभावित हुए। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का फैलाव। आर्य जो थे ऋग्वेद काल में के बाद से उत्तर वेद काल में कैसे उनका फैलाव, पूरब में, साउथ में, और कहाँ कहाँ उनका फैलाव हुआ, तो जान लेते हैं। आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में पूर्व की ओर प्रवसन किया। इस काल में आर्यों का परिचय भारत के आंतरिक क्षेत्रों से हुआ। इस समय आर्य गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब, फिर कौशल यूपी में पड़ता है, विदेह बिहार, अंग मगध काशी, विंध्य पर्वत, नर्मदा नदी की चर्चा करते हैं। उत्तर वैदिक कालीन एक ग्रंथ जो शतपथ ब्राह्मण है, ये क्या कहता है? ये आर्यों के पूर्वी फैलाव के बारे में जानकारी देता है। आर्यों का फैलाव जो हुआ था उसकी चर्चा कहाँ मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले इसकी चर्चा मिलती है। आर्यों के द्वारा सदा नीरा नदी यानी गंडक नदी, सदा नीरा, गंडक नदी को उत्तर वैदिक काल में सदा नीरा बोला गया है, यहाँ तक पहुँचने की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत के कई क्षेत्रों का आर्यों द्वारा विशेष नाम दिया गया है जो निम्न है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला ब्रह्मवर्त, ये कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र यानी अभी के हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रह्मर्षि, ये गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है। आर्यावर्त यानी समस्त उत्तरी भारत। फिर मध्य देश यानी विंध्य से हिमालय के बीच का क्षेत्र। उत्तर वैदिक कालीन समाज, तो सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं। सोसाइटी देखिए, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों ने कबीलियाई समाज का परित्याग कर दिया तथा अस्थायी जीवन में प्रवेश किया। इससे कबीलियाई समाज टूटकर वर्ण में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ हम लोग देखेंगे जो कबीलियाई समाज था ऋग्वेदिक काल में, वो यहाँ टूटकर वर्ण में परिवर्तित हो गया। और कैसे? यहाँ पे 4 नए वर्ण स्थापित हुए। तो वर्ण को हम लोग अभी जाति व्यवस्था भी बोल सकते, ठीक है। नोट में एक पॉइंट और नोट करने वाली बात है, इस काल में पहली बार गोत्र की स्थापना हुई। तो सबसे पहले गोत्र की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई, जिसकी चर्चा अथर्ववेद में देखने को मिलती है, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं एक एक करके। देखिए, ब्राह्मण ये पुजारी वर्ग था, यज्ञ कराना, पूजा पाठ कराना, ये सब इन्हीं के उस पे था। ये क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या थे? ये शासक वर्ग था, शासन करना इसका काम था, और ये इनकी रक्षा करेगा और बदले में टैक्स लेगा। ये वैश्य क्या थे? तो ये पशुपालन करते थे, पशुपालन और कृषि और व्यापार, कृषि व्यापार इनका मुख्य काम था। तो जो ये 3 लोग थे, इन तीनों की शूद्र जो है सेवा प्रदाता था, सेवा प्रदान करता था। यानी सबसे जिसे छोटा समझा गया उसे शूद्र समझा गया, और ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को सबसे उच्च कोटि के मानते थे, ठीक है। तो शूद्र जो था वो सेवा प्रदान करता था, सेवा प्रदाता इसको बोल सकते हैं।
जो ये तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो थे, इनको द्विज कहा गया। द्विज यानी ये लोग दोबारा जन्म ले सकते थे। ठीक है, इनको द्विज कहा गया। फिर इन दोनों के बीच में तकरार शुरू होने लगी, यानी सबसे श्रेष्ठ किसको माना गया है इन दोनों में, क्योंकि एक जो ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, इसमें ये कहा गया है कि जो क्षत्रिय था वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। तो सबसे श्रेष्ठ कौन? क्षत्रिय। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी हुआ करती थी। वहाँ कुछ महिलाओं का नाम आता है जिन्होंने वैदिक मंत्रों की भी रचना की थी। और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय हो गई। तो शूद्र तथा सभी वर्ग की महिलाओं को उपनयन संस्कार से वंचित रखा गया। ठीक है, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, सभा और समिति में उनका महत्व कम हो गया। जहाँ ऋग्वेद काल में महिलाएं सभा समिति में भाग लेती थी राजा के चुनाव में, यहाँ पे उनका महत्व कम हो गया। कम उम्र में स्त्रियों का विवाह प्रारंभ हो गया, यानी बाल विवाह। इस काल में ग्रंथ महिलाओं की निंदा करते हैं। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो ग्रंथ निंदा करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं की स्थिति वाकई कितनी दयनीय रही होगी। तो ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिसमें पुत्री का पैदा होना पिता के समस्त दुखों का कारण बताया है। आप देख सकते हैं कि आज भी पुत्री को पराया धन समझ के उनका विवाह किया जाता है। ये आज के समाज में है ऐसा। ठीक है, तो पुत्री का पैदा होना पिता के समस्त दुखों का कारण बताया गया है। फिर सती प्रथा नहीं थी, लेकिन पूर्णतः अज्ञात भी नहीं थी। इसका क्या अर्थ है? यानी जो अथर्ववेद है उसमें सती प्रथा के संकेत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आश्रम व्यवस्था। देखिए, आश्रम व्यवस्था की शुरुआत लेटर वैदिक काल में ही शुरू हुई थी। यानी हिंदू धर्म को 4 भागों में बांटकर समझा गया है। जैसे कि पहला जीवन ब्रह्मचर्य व्यतीत करें, फिर गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे, फिर वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। तो ये 4 उनके जीवन कालखंड का हिस्सा माना गया है। और ये आश्रम व्यवस्था जो थी वो स्त्रियों के लिए नहीं थी, समाज के निचले वर्ण के लिए भी नहीं थे। और नियोग प्रथा, बहु विवाह आदि इस समय भी जारी रहे। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। फिर उत्तर वैदिक काल में राजनीति देख लेते हैं। इस काल में राजा पूर्व वैदिक सरदार की भांति नहीं रहा, बल्कि पुरोहित वर्ग द्वारा उसकी हैसियत को और ऊपर उठा दिया गया। राजत्व में देवत्व का अधिरोपण किया गया और बहुत प्रकार के जैसे अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञों में राजा की शक्ति में वृद्धि की गई। यानी पुजारी वर्ग द्वारा राजा की शक्तियों को और ऊपर उठाने के लिए राजत्व में दैवीय शक्ति का प्रयोग किया गया। यानी कुछ यज्ञ करवाए जाते थे जो राजा को शक्ति प्रदान करते थे, ऐसा माना गया था यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में। इस समय पहली बार कर प्रशासन की नींव पड़ी। तो एक प्रशासन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें 2 ऑफिसर आपको देखने को मिलेंगे, एक संग्रहित, दूसरा भागदत्त। ठीक है, ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है, संग्रहित और भागदत्त। तो ये 2 राजस्व अधिकारियों की चर्चा मिलती है, राजस्व अधिकारियों की चर्चा मिलती है। फिर बलि, जो पूर्व में एक स्वैच्छिक उपहार होता था, उसे अब नियमित बना दिया गया। जो पशुओं की बलि दी जाती थी कुछ खास मौके पे, यज्ञों के दौरान, अश्वमेघ यज्ञ में हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी। तो अब इस समय इसको नियमित कर दिया गया, यानी बलि प्रथा को रेगुलर कर दिया गया था। नियमित का मतलब होता है रेगुलर। ठीक है, हालांकि अभी भी अस्थायी सेना नहीं बनी थी। सेना जो थी युद्ध के लिए कबीलियाई सेना पर निर्भर रहना पड़ता था। यहीं से जनपद की शुरुआत हुई। जनपद आगे देखेंगे, जनपद से ही बना है महाजनपद। फिर नेक्स्ट, उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। जब ये कबीलियाई से अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे, उसके अनुरूप अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ, जिसमें कृषि को प्राइमरी व्यवस्था, कृषि यहाँ पे प्राइमरी बन गई। पहले द्वितीयक थी, अब ये द्वितीयक की जगह प्राथमिक व्यवस्था बन गई थी कृषि। जीवन के स्थायित्व होने से भूमि का महत्व भी बढ़ गया, कृषि करना है। इस समय पहली बार चावल यानी व्रीहिक खेती का उल्लेख मिलता है। इसी समय पहली बार लोहे के हल का भी प्रयोग किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, लोहा सबसे पहले
किस कालखंड में मिला है, तो वो है लेटर वैदिक पीरियड में। लोहा का विकास कब हुआ है, 1000 वर्ष के आसपास, यानी लेटर वैदिक पीरियड में। लोहे की खोज आपको ऋग्वेदिक काल में भी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। फिर पशुपालन, हमने आपको ऊपर बताया था पशुचारण और पशुपालन। पशुपालन जब अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगेंगे तो क्या करेंगे, ये लोग पशुओं को पालना शुरू कर देंगे, तो पशुपालन द्वितीय व्यवसाय बन गया था। फिर अन्य व्यवसाय में क्या था इनके, जैसे सोना, चांदी, कांसा, मृदभांड आदि की चर्चा मिलती है, लेकिन अभी भी मुद्रा यानी करेंसी की चर्चा नहीं मिलती है, बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम के द्वारा भी अभी भी यहाँ पे व्यवसाय होता था। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या है कि कोई एक चीज है उसको दूसरे चीज से बदल देना, यानी इसको दीजिए और इसको ले लीजिए, उसका एक रेट कोड रहता होगा उस टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आगे देख लेते हैं, साहित्य में निष्क तथा सतमान, ये दो शब्द आपको मिलेंगे, लेकिन ये आभूषण माना जाता है। तो लोहे की जो खोज हुई थी, नोट में आप देख सकते हैं लोहे की खोज, उसके अर्थ में क्या वेद में क्या लिखा गया है, तो लोहे के प्रयोग को श्याम अयस या कृष्ण अयस का उल्लेख मिलता है, यानी लोहे के अर्थ में श्याम अयस बोला जाता था या कृष्ण अयस, ठीक है। तो लोहे की खोज कब हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट उत्तर वैदिक कालीन धर्म व्यवस्था, तो धर्म को हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे दो धाराएं में बटी हुई है धर्म। पहला कर्मकांड युक्त धारा, इसमें इस धारा में तंत्र मंत्र यज्ञ पशुबल आदि पर जोर दिया जाता था। फिर उपनिषदों की धारा, इस धारा में कर्मकांडों के विरुद्ध, यानी जो ये धाराएं थी वो इसके विरुद्ध थी, इसमें कर्मकांडों की निंदा की गई है और ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्ञान मार्ग पे उपनिषदों पे बल दिया गया है। उपनिषदों में यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है, जिसके सहारे भव्य मार्ग पार करना नामुमकिन बताया गया है, ठीक है। असली मार्ग जो बताया गया है वो ज्ञान मार्ग बताया गया है। तो इन दोनों का एक हम लोग मूल्यांकन करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो देखिए जो धर्म था मूल रूप से उत्तर वैदिक धर्म कर्मकांड वाला था, तो मूल रूप से धर्म कर्म कांड वाला था, यानी यज्ञ तंत्र मंत्र पशुबल आदि सब यहाँ पे होते थे। बड़े बड़े यज्ञों में हजारों पशुओं की बलि भी दी जाती थी। उपनिषदों ने इसके विरुद्ध आवाज तो उठाई, किंतु कर्मकांड धारा ही प्रमुख रही, ठीक है। अगले काल में ही कर्मकांड के विरुद्ध विचारकों द्वारा तेज विरोध हो पाया तथा गंगा घाटी में धार्मिक तथा बौद्ध क्रांति की स्थिति उत्पन्न हुई। तो जैसे ही अगला काल शुरू होगा उसमें जब हम लोग देखेंगे तो धार्मिक आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ। क्या था, धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन में देखेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य कई सारे संप्रदाय जो टूट के बने थे, संप्रदाय आप यहाँ पे कई सारे देंगे संप्रदाय, जैसे शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय आदि जैसे संप्रदाय यहाँ पे उत्पन्न होने लगे। हमारा आज यहाँ पे उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल समाप्त होता है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ छूट गया है तो आप कमेंट में हमें बताएं, उसको हम लोग अगले वीडियो में मेंशन कर देंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो और बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।